पुनः सभी का HLV डिजिटल क्लासेज में स्वागत है। फिजिक्स का वीडियो है। देखिए जिसका पहला क्वेश्चन है, दिए गए अनुनादी LCR परिपथ में प्रवाही धारा ज्ञात कीजिए। इसमें हमको धारा की गणना करनी है। अब देखिए ये LCR सर्किट है, तो LCR सर्किट में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम दिया है। इसका L जो है L है, ये C है, इसका वोल्टेज 200 दिया है, आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। अब देखिए LCR परिपथ की जो हमारी प्रतिबाधा होती है, LCR परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो Z बराबर होती है Z तो LCR परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर हमारी होती है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये हमारी प्रतिबाधा होती है। अब अनुनादी परिपथ के लिए अनुनादी परिपथ के लिए हमारा XL बराबर XC होता है, इसलिए XL माइनस XC हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा Z बराबर √R² प्लस XL, XC हमारा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा Z बराबर हो जाएगा R के बराबर। तो हमारा इस प्रकार Z हमारा R दिया है 100 ओम, तो इसलिए Z बराबर हमारा 100 हो जाएगा। Z बराबर हमारा 100 ओम हो जाएगा। अब देखें परिपथ का जो वोल्टेज दिया है, परिपथ का जो वोल्टेज है वो 200 वोल्ट दिया हुआ है, 200 वोल्ट है। तो कह रहा परिपथ की धारा ज्ञात कीजिए, परिपथ की धारा ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है I बराबर हमारा होता है V अपॉन Z के बराबर हो जाएगा। V अपॉन R होता है, तो चूँकि LCR सर्किट है इसलिए उसमें प्रतिबाधा उसकी Z हो जाएगी। तो I बराबर V अपॉन Z हो जाएगा। तो I बराबर हमारा हो जाएगा, V हमारा दिया है 200 वोल्ट और प्रतिबाधा Z हमारी दी है 100 ओम कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो धारा हो जाएगी वो 2 एम्पियर हो जाएगी। हमारी जो धारा होगी वो 2 एम्पियर हो जाएगी। तो परिपथ में प्रवाही धारा 2 एम्पियर की होगी। आई होप समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और अपने साथियों में वीडियो को शेयर भी करते रहें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A दिया है, ये हमारा दिया हुआ है। देखिए A बराबर दिया है, A बराबर है 1 × 10⁻², 1 × 10⁻² मीटर स्क्वायर के दिया है, तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान दिया है। n बराबर दिया है 2 × 10⁻25 प्रति मीटर स्क्वायर दिया है, प्रति मीटर स्क्वायर है। तार में धारा दी है, धारा का मान दिया है 3.2 एम्पियर है, 3.2 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। तो ज्ञात कीजिए। पहला हमको ज्ञात करना है तार में धारा घनत्व। J बराबर हमारा होता है I अपॉन A के बराबर। तो J बराबर हमारा होता है I अपॉन A, इसलिए J बराबर, अब I का मान हमारा दिया है 3.2 के, A हमारा दिया है 1 × 10⁻² के दिया है मीटर स्क्वायर के। अब इसको हल करेंगे तो ये पावर ऊपर चली जाएगी। इस तरह से हमारा धारा घनत्व हो जाएगा 3.2 और गुणे 10 के ऊपर जाएगी तो ये प्लस पावर बन जाएगी, 10 की पावर प्लस हो जाएगी।
10 की पावर प्लस हो जाएगी तो ये हो जाएगा इतना। तो ये हमारा हो जाएगा धारा घनत्व J बराबर, ये 100 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 320 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा धारा घनत्व J हो जाएगा 320 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। चलिए दूसरा इसमें पूछ रहा है, दूसरा नंबर में पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग हमको निकालना है। VD क्या है, अब हमें पता है कि चूँकि I बराबर हमारा होता है I बराबर NEAVD के, इसलिए हमारा अनुगमन वेग जो हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD बराबर हमारा हो जाएगा I/NEA के बराबर हो जाएगा। तो VD बराबर हमारा हो जाएगा, VD बराबर I/A या NEA, चाहे जो लिखें, NEA के बराबर होगा। I का मान रख देंगे, I हमारा दिया है 3.2 के बराबर, 3.2। N हमारी एक संख्या दी है 2 × 10⁻25 के, ये दिया है 2 × 10⁻25। इलेक्ट्रॉन पे आवेश हमारा होता है 1.6 × 10⁻−19 के बराबर होता है। A हमारा एरिया दिया है 1 × 10⁻−2 के, 1 × 10⁻−2 मीटर स्क्वायर। अभी हमारा हो जाएगा, ठीक है, 10 की पावर -2 और 19, 10 की पावर 21 हो गया। तो 10 की पावर 21 से हमारी 25 कट जाएंगी पावर प्लस की, तो हमारे 21 4 25, ये 4 पावर हमारी प्लस की बच जाएगी और ये कट जाएगी, 4 बच जाएगी। और हमारा ये दशमलव से दशमलव कटेगा, 16 1 16 2 32, 2 1 2। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा, हमारा 1/10 की पावर 4, ये फंक्शन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 × 10 की पावर -4, 1 × 10 की पावर -4 मीटर प्रति सेकंड। अनुगमन वेग इस तरह से हो जाएगा 1 × 10 की पावर 4 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे। हमें धारा घनत्व निकालना था, जो J का मान आ गया, और हमें अनुगमन वेग निकालना था, तो वो हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है, R1 प्रतिरोध में कुछ समय तक धारा भेजी जाती है, एक अन्य प्रतिरोध R2 में उतने ही समय तक धारा प्रवाहित की जाती है। यह दोनों प्रतिरोधों में उत्पन्न ऊष्मा समान हो, तब सिद्ध कीजिए R बराबर R1 × R2। क्योंकि उत्पन्न ऊष्मा समान हो हमें पता है, चूँकि बेशक्ति P बराबर जो हमारा होता है वो होता है I² R के बराबर, I² R के बराबर होता है। P बराबर यदि परिपथ में विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R R व बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R हो,
तो धारा बराबर, हमारा धारा I बराबर होता है E/R प्लस R के, ये हमारा फार्मूला होता है। अब I की यह हम ये रख देंगे, इस कारण हमारी बेस शक्ति हो जाएगी, बेस शक्ति हमारी हो जाएगी I की हम ये रख देंगे तो हो जाएगा E/R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R के, ये हमारी बेस शक्ति हो गई, P बराबर ये हो जाएगी। अब कह रहा है बाह्य प्रतिरोध R1 और R2 है, आंतरिक प्रतिरोध समान है सेल का, बाह्य प्रतिरोध हमारे डिफर है, धारा प्रवाहित की जाती है, दोनों प्रतिरोधों में उत्पन्न ऊष्मा समान हो, ऊष्मा समान है, इसका मतलब P1 P2 के बराबर है। तो प्रश्नानुसार P1 बराबर अगर हम P2 मान लें, P1 बराबर P2 मान लें तो P1 की हमारा हो जाएगा E बटे बाह्य प्रतिरोध बदले हुए हैं तो ये हो जाएगा R1, आंतरिक प्रतिरोध समान है तो R हो जाएगा का होल स्क्वायर और इंटू R, यार की यह R1 हो जाएगा। तो हमारा बाह्य प्रतिरोध बदलेगा, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध समान रहेंगे। तो दूसरे सेल के लिए भी हमारा हो जाएगा E/, बाह्य प्रतिरोध R2 हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध R ही रहेगा का होल स्क्वायर इंटू बाह्य प्रतिरोध R2 हो जाएगा। अब इस तरह से ब्रैकेट हमारा हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा E स्क्वायर बटे R1, E स्क्वायर बटे R1 प्लस R1 प्लस R, ये हो जाएगा E स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं, नीचे हो जाएगा R1 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R1, इधर हो जाएगा E स्क्वायर बटे R2 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R2 के, E स्क्वायर से कट जाएगा। इस तरह से हमारा कहीं गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R1 और ब्रैकेट में होगा R2 प्लस R का होल स्क्वायर बराबर, तो R1 इसका गुणा हो गया, फिर हो जाएगा R2 और इसके साथ गुणा हो जाएगा R1 प्लस R का होल स्क्वायर खोल लेते हैं तो हमारा हो जाएगा R1, ब्रैकेट के अंदर होगा हमारा R2 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2R2R, ब्रैकेट बंद हो गया, इधर हो जाएगा R2, इधर हो जाए ब्रैकेट खोलेंगे होल स्क्वायर तो पहले पद का वर्ग R1 स्क्वायर, दूसरे पद का वर्ग R स्क्वायर, दोनों के गुणनफल का दोगुना 2R1 R के बराबर होगा। ये ब्रैकेट हो गया, अब ये R से गुणा करा दिया तो हो जाएगा R1 R2 स्क्वायर प्लस R1 R स्क्वायर प्लस 2R1 R2 और R के बराबर इधर खोलेंगे तो हो जाएगा R2 R1 स्क्वायर, ये हो जाएगा R2 R स्क्वायर प्लस इसका गुणा कराएंगे इसके साथ तो हो जाएगा 2, हो जाएगा 2, यह R1 होगा 2, तो होगा R1 R2 R। अब दोनों पक्षों में 2R1 R2R हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा ये R1 स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। अब R कैपिटल R एक साइड में कर लेते हैं तो हमारा स्मॉल r एक साइड में, तो ये हो जाएगा, चलिए R1, ये हमारा हो जाएगा R1 R2 स्क्वायर और ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा R2 R1 स्क्वायर बराबर, इधर हमारा है R2 R स्क्वायर और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस R1 R स्क्वायर के। अब इसमें R1 R2 कॉमन हो जाएगा तो R1 R2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा R2 माइनस यहाँ पर बचा R1, इधर हमने R स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इधर हमारा बचा R2 माइनस R1। इस तरह से दोनों
है ये बच्चा R2, ये R2 माइनस R1, अब दोनों पक्षों में R2 R1 कट गया, इस तरह से हमारा हो गया R1 R2 बराबर R स्क्वायर के, दिस इम्प्लाई डेट R स्क्वायर इक्वल टू R1 R2 के, इसलिए R बराबर हो जाएगा अंडर रूट R1 R2 के। यही हमें सिद्ध करना था, तो यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हमारा आ गया R बराबर R1 R2। तो इसमें हमने शक्ति का हमारे फार्मूला होता है, फिर हमारी धारा ये होती है, शक्ति में रख दिया, बेशक्ति समान है, इसलिए बेशक्ति समान है, इनके बाह्य प्रतिरोध बदल रहे हैं, तो बाह्य प्रतिरोध बदल करके फार्मूले रख दिए। इस तरह से हमारा हल हो करके स्मॉल r बराबर अंडर रूट R1 इंटू R2 के बराबर आ गए। आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अगला क्वेश्चन है यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में सिल्टों के बीच की दूरी। तो देखिए सिल्टों के बीच की दूरी दी है, दूरी 0.4 मिलीमीटर है, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिंज से 5वें अदीप्त फ्रिंज की दूरी तथा फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दो बातें हमको ज्ञात करना है। दिया क्या है नोट कर लेते हैं। तो हमारा जो दिया हुआ है वो दिया है दो सिल्टों के बीच की दूरी, दो सिल्टों के बीच की दूरी हमको दिया है स्मॉल डी बराबर, स्मॉल डी हमारा दिया है 0.4 मिलीमीटर, इसको मीटर में बदल लेते हैं तो हो जाएगा 0.4 मिलीमीटर, मीटर में लेंगे 10⁻³ मीटर के बराबर होगा, और इसको हम लिख सकते हैं 4, ये दशमलव हटाएंगे तो ये पावर हो जाएगी -4 के, तो 4 × 10⁻⁴ मीटर स्मॉल डी हो गया। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा दिया हुआ है हमारा, लैम्डा बराबर दिया 6000 एंगस्ट्रॉम के, 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 6000 × 10⁻10 मीटर के एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, तो इतना मीटर होगा। तो ये प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होगी 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर, तो कैपिटल डी हमको दिया है 2 मीटर, पर्दे की दूरी 2 मीटर है, प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिंज से 5वें अदीप्त फ्रिंज की दूरी तथा फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन हमारा है कि पूछ रहा है कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से 5वें अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहली बात पूछ रहा है कि केंद्रीय फ्रिंज से 5वें अदीप्त फ्रिंज की दूरी बराबर हमारी होगी बराबर m-1/2 d लैम्डा अपॉन d के बराबर ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भी दिया है कि m बराबर हमारा दिया है 5वीं अदीप्त फ्रिंज निकालना, तो m बराबर 5 हो जाएगा। तो देखिए तो ये बराबर m का मान हमारे देंगे 5, तो हो जाएगा 5 - 1/2 बराबर d, कैपिटल डी हमारा दिया है 2 मीटर, लैम्डा हमारा दिया है 6000 × 10⁻10 मीटर, डी लैम्डा ये हमारा हो जाएगा, लैम्डा का मान हो गया 10⁻10 मीटर बटे स्मॉल डी हमारा दिया है 4 × 10⁻⁴ के। तो देखिए 4 × 10⁻⁴, तो 4 से कट गए, 10⁻6 बचा, 6 से 3 पावर और कट गए, तो यहाँ पर 10⁻3 बची, 2 से अब यहाँ पर हल करेंगे तो 5, तो यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 10 - 1/2 हो जाएगा हमारा,
एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2, तो 5 दूनी 10, 10 से 1 घट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 9/2। तो यहाँ पर हमारा बचा 9, यहाँ से काट भी सकते हैं, 2 दूना 4, 2 एकन्ना 2, 2 तिहाई 6। तो इस तरह से हमारा ये बचेगा कि हमारा जो हल करने पे बचा, ये बचा 9/2 गुणे यहाँ पर बचा 3 गुणे 10 की पावर -3 के, तो ये यहाँ पर चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा, ये हम कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 त्रिक 27, 27/2 गुणे 10 की पावर -3 के। 27 का आधा 13 दूना 26, 14 दूना 28, 14.5 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी जो दूरी हो जाएगी ये हमारी हो जाएगी 2 एकन्ना 2, 2 तिहाई 6, 13 दूना 26, 1 27। हाँ, तो ये हो जाएगा 13.2, 13 दूना 26, 1 27। तो 2 एकन्ना 2 नहीं, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 पंची 10, 2 पंची 10, ये हमारा हो जाएगा 13.5, 13 दूना 26 और आधा के 1, ये हो जाएगा गुणे 10 की पावर -3। तो इस तरह से हमारी केंद्रीय फ्रिंज से 5वें डीप फ्रिंज की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 13.5 गुणे 10 की पावर -3 मीटर, 3 मीटर। ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। अब दूसरा पूछ रहा है कि फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फ्रिंज चौड़ाई निकालना है, तो फ्रिंज चौड़ाई, तो फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर हमारा होता है, W बराबर d लैम्डा अपॉन d, ये हमारी फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी। अब इसका हम मान रख देते हैं, तो W बराबर d लैम्डा अपॉन d का मान हमारा है 2 मीटर, लैम्डा हमारा दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो 10 की पावर -10 करके मीटर हो जाएगा, बटे स्मॉल डी हमारा दिया है 4 गुणे 10 की पावर -4 के, 4 गुणे 10 की पावर -4 के। इस तरह से हमने फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर d लैम्डा अपॉन d में मान रख दिया। तो ये हमारा कट हो जाएगा, तो ये हमारा कटेगा, 10 की पावर -6 बचा, 3 पावर और 0 से कट जाएंगे, 10 की पावर -3 बचेंगे। इसको 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 बचेगा, 2 एकन्ना 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। इस तरह से हमारा W बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर -3 मीटर के, ये हमारी फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं W बराबर, ये भी लिख सकते हैं 3 मिलीमीटर के बराबर भी लिख सकते हैं, 3 मिलीमीटर ये कह सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्रिंज की चौड़ाई का। तो आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी बनी होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी बनी होती हैं? निर्वात में इसका वेग किन कारकों पर निर्भर करता है? निर्वात में एक आवर्त विद्युत चुंबकीय तरंगों के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम दिया हुआ है, 510 नैनो टेस्ला है। तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या है? तो विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम ज्ञात करना है। फिर दिया है 2 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र में 1 मिली एम्पीयर की विस्थापन धारा कैसे उत्पन्न होती है? अब देखिए, इसके लिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या है? देखिए, हमारा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी बनी होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग, तो
तो हमारी जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, तो यहाँ लिख देते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग परिवर्ती विद्युत क्षेत्र तथा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुम्बकीय तरंग, परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र तथा परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र के लंबवत होते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग में परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र तथा परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। विद्युत क्षेत्र तथा परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र, यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंग में परिवर्ती विद्युत क्षेत्र तथा परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। परस्पर लंबवत होते हैं। तो हमारे विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। इनका क्या कहता है कि विद्युत किसकी बनी होती है, तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। इन्हीं के लंबवत दिशा में आगे बढ़ने से हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। फिर आगे कह रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंग में परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। इनका निर्वात में वेग जो होता है, इनका निर्वात में वेग v बराबर होता है 1/√μ0 इंटू ε0 के बराबर होता है। तो इनका ये निर्वात में वेग होता है, जहाँ μ0 व ε0 निर्वात की चुंबकशीलता व विद्युतशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता व विद्युतशीलता हैं। निर्वात की ε0 μ0 व ε0 निर्वात की चुंबकशीलता व विद्युतशीलता हैं। फिर आगे कह रहा है निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दिया हुआ है हमको, ये हमको दिया है B0 बराबर हमारा दिया है 5 × 10⁵ नैनो टेस्ला दिया है, तो इसको हम नैनो, तो ये हमारा हो जाएगा 510 × 10⁻⁹ टेस्ला के। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है। तो हमें पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र के भाग का आयाम क्या होगा। तो तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम
आयाम ई नॉट हमसे पूछ रहा है क्या है, तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या है। चूँकि हमें पता है, चूँकि ई नॉट अपॉन बी नॉट बराबर हमारा होता है सी के, इसलिए ई नॉट बराबर हमारा हो जाएगा सी इंटू बी नॉट के बराबर। अब हम मान रख देते हैं, तो सी का मान हमारा होगा 3 गुणे 10 की पावर 8। बी नॉट हमारा दिया है 510 गुणे नैनोमीटर है, 10 की पावर -9 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 10 की पावर 8 एक जीरो मिला के ये 0 और 9 मान लेते हैं और ये 10 की पावर -9 काट देते हैं। इस तरह से हमारा विद्युत क्षेत्र का आयाम हो जाएगा 3 एकन्ना 3 और 3 पछी 15। तो हमारा विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम हो जाएगा 153 न्यूटन प्रति कूलम्ब। तो हमारे विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम हो जाएगा 153 न्यूटन प्रति कूलम्ब के बराबर हो जाएगा। अब आगे पूछ रहा है तरंग के ये भाग हो गया। फिर 2 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में अब हमको दिया गया है C बराबर 2 माइक्रोफैरड है। 2 माइक्रोफैरड मतलब 2 गुणे 10 की पावर -6 फैरड दिया है। धारा डी है 1 मिली एम्पियर के। धारा I बराबर को मालूम है 1 मिली एम्पियर है, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 10 की पावर -3 एम्पियर के बराबर हो जाएगी। तो ये हमको धारा दी हुई है। तो एम्पियर की विस्थापन धारा कैसे उत्पन्न होगी। अब हमें पता है कि चूँकि Q बराबर होता है C इंटू वी के बराबर, चूँकि Q बराबर C इंटू वी के बराबर। अब Q बराबर हमारा होता है IT के बराबर, तो IT बराबर C इंटू वी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो धारा दी है संधारित्र में 1 मिली एम्पियर की विस्थापनीय धारा दी है। विस्थापनीय धारा इसको हम ID कह सकते हैं। तो इसको जब हम ID में बदलेंगे तो ID और ये हो जाएगा DT, सूक्ष्म धारा के लिए DT, तो ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा DV के बराबर हो जाएगा। इस तरह से इसको हम ID विस्थापन धारा बराबर हमारा हो जाएगा C DV अपॉन DT हम कर देते हैं। इस प्रकार हमारा हो जाएगा DV अपॉन DT बराबर हो जाएगा DV अपॉन DT बराबर हो जाएगा C/ID के। C का मान हमको दिया है 2 माइक्रोफैरड, तो 2 माइक्रो 10 की पावर -6 दिया है बटे धारा हमारी दी है C हमारा दिया है इतना, DV अपॉन DT ये C बटे में आ जाएगा। ये जो होगा ये थोड़ा गलत हो गया, तो ये ID बटे C होगा, ID बटे C। अब I हमारा दिया है 1 गुणे 10 की पावर -3 के, C हमारा दिया है 2 गुणे 10 की पावर -6 के। तो -3 से -6 हमारा कट जाएगा, तो बचेगा 10 की पावर -3 के। तो 1/2 को भाग करेंगे, इस प्रकार हमारा DV अपॉन DT बराबर हो जाएगा 0.5 के। ये पावर ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा 0.5, ये पावर ऊपर चली जाएगी हो जाएगा +3 पावर के। 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 500, तो ये हो जाएगा हमारा 500 वोल्ट प्रति सेकंड। इसका मतलब कह रहा है एम्पियर की विस्थापन धारा कैसे उत्पन्न होगी। यदि परिवर्ती विभवांतर जब 500 वोल्ट पर सेकंड उत्पन्न होगा तो हमारी विस्थापन धारा हमको प्राप्त होगी। अतः जगह थोड़ा कम पड़ेगी, अतः परिवर्ती विभवांतर संधारित्र में एम्पियर की धारा विस्थापन धारा कैसे प्राप्त होगी। अतः
परिवर्ती विभवांतर 500 वोल्ट प्रति सेकंड उत्पन्न होने पर विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। विस्थापन धारा उत्पन्न होगी। थोड़ा नीचे पड़ गया है। तो इस तरह से हमने dV/dt निकाल लिया जो 500 वोल्ट पर सेकंड आया। अतः परिवर्ती विभवांतर 500 वोल्ट पर सेकंड होने पर हमको विस्थापन धारा प्राप्त 1 एम्पीयर की विस्थापन धारा प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन था। तो आई होप समझ गए होंगे। वीडियो को साथियों में शेयर भी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। धन्यवाद।